बुरी खबर नहीं, वही सबसे अच्छी खबर। जी हां, बाजार का मूड बेहतरीन होता हुआ 125 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ। जी हां, ये है बाजार का मैंडेट वित्त मंत्री के भाषण पर। कुछ बड़ी बातें फटाफट आपको बता दूं। सबसे पहले जो टैक्स लिमिट में छूट बढ़ाई गई है 5%, 10% की बजाय अब टैक्स की शुरुआत होगी सिर्फ 5% से, आम आदमी को राहत देने की कोशिश। अफोर्डेबल हाउसिंग पर बाजार का फोकस, वित्त मंत्री का फोकस। एफआईबी के नियमों में काफी कुछ बदलाव। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा, रेलवे की 3 बड़ी कंपनियों की लिस्टिंग। इसके साथ ही इंडेक्सेशन, टैक्सेशन के लिहाज से एक बड़ा बदलाव। 1981 के बजाय 2001 का बेस। 50 करोड़ तक की कंपनियों पर टैक्स में काफी जबरदस्त छूट, 5% की टैक्स में कमी। 3 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगे, ये एक बड़ा बदलाव। पॉलिटिकल फंडिंग को साफ सुथरा करने की कोशिश। एफपीआई यानी कि एफआईज के भारतीय बाजारों में निवेश पर एक बड़ी तलवार जो लटकी थी, वित्त मंत्री ने उसे साफ की है। तो ये बड़े बदलाव है आज के बजट में, सबसे बड़े बदलाव। गांव, गरीब, नौजवान, रोजगार, महिला, सस्ते घर, बुजुर्ग, डिजिटल इंडिया, ट्रांसपोर्ट, ब्लैक मनी, टैक्स और काला धन, ये कीवर्ड्स हैं अगर आप आज का बजट ध्यान से सुन रहे थे। बजट के आखिरी 10 मिनट कहें तो वित्त मंत्री ने फिल्म के क्लाइमैक्स में फिल्म हिट करा दी है। और सुवाल साहब बार बार वाह वाह कह रहे थे, वो क्या है जिसको सुन के आपने वाह वाह कहा? नहीं, वैसे तो देखिए एफपीआई के लिए इन्होंने जो रेजिम किया है, जो थोड़े ही दिनों पहले इन्होंने सर्कुलर इश्यू किया था कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर पे इन्वेस्टर जो निवेशक है एफपीआई में, उसको भी हम टैक्स लगाएंगे। जब डायरेक्ट पे एफपीआई पे जब टैक्स लगा रहे तो दूसरी बार क्यों टैक्स लगा रहे? ये उनकी भाषा उनको समझ में आई है कि अभी इनडायरेक्ट ट्रांसफर एफपीआई को छूट दी है लेकिन दूसरों को छूट नहीं दी, वो सही किया है। ये देखना होगा कि बजट के प्रिंट में क्या आता है कि एफपीआई पे जो एग्जम्पशन दिया है, रेट्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो 2012 से शुरू हुआ। और जब प्रणब मुखर्जी साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, आपके चैनल से ही हमने ये आवाज उठाई थी, तो बताया था कि हम ये एफपीआई पे इन्वेस्टर्स को टैक्स नहीं लगाएंगे, एश्योरेंस दिया। लेकिन वो तो बन गए, बड़े हाउस में चले गए और बाद में कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। तो ये किया, एक अच्छी बात है। और दूसरी बात इन्होंने अच्छी की है कि जो एक ट्रांसफर प्राइसिंग का मुद्दा था, डोमेस्टिकली 2 इन्वेस्टर, 2 आपस की रिलेटेड कंपनी आपस में ट्रांजैक्शन करती है, उसको ये लोगों जबरदस्ती ट्रांसफर प्राइसिंग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंडर में रॉन्गली अप्लाई किया था ये लॉ। वो इन्होंने एक सही कदम उठाया कि यदि एक आधी कंपनी जो एग्जम्पशन ले रही है उसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ही ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, नहीं तो नहीं। और ये बड़ा मुद्दा करप्शन का बन चुका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे सरेआम पैसा ले रहा था लोगों। कई जगह ये जो आप बात कह रहे हैं, अभी पर्सनल टैक्सेशन पे भी हम आएंगे, शरद हमारे साथ हैं, कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले विवेक साहे जी, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी कि इस बार क्योंकि रेल बजट में मर्ज हो गया है तो आपके विभाग पे कुछ चर्चा होगी। पूरे 3 मिनट के अंदर निपटा दिया रेल बजट को। आपको क्या लग रहा है कि जो अभी हम फाइन प्रिंट पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा या कुछ घोषणाएं रोक के रखी गई हैं चुनाव के बाद के लिए? देखिए, 1924 में एक्वर्थ कमेटी ने रेलवे बजट को अलग किया था क्योंकि ये माना गया था कि रेलवे रेवेन्यू इतनी ज्यादा है जनरल रेवेन्यू से कि इट कैन मास्क द एबरेशंस इन द यूनियन बजट, द कंट्रीज बजट। मेरे ख्याल में अब उसका रिवर्स हुआ है। ये इसको मर्ज इसलिए किया है कि रेलवे की जो कमियां उनको मास्क कर दिया जाए, उनको छुपा लिया जाए। हमें नहीं पता कि ऑपरेटिंग रेशियो कितना आया पिछले साल। जी बताया भी 94% की बात की थी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे 110 से 114% आएगा, उसकी बात नहीं हुई है। एनेक्शर्स में अगर होगा तो देखेंगे। एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि जो क्रॉस सब्सिडी चल रही है पैसेंजर फेयर से फ्रेट पे, उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्या करना चाहते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये रेलवे की ये दुर्दशा हुई है। उस क्रॉस सब्सिडी के संबंध में कुछ नहीं बोला है। रेल रेगुलेटर आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता। और रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग, ये जो रेलवे का भी जो ढांचा है ये डिलीवर नहीं कर पा रहा है। 4 कमेटी बैठ चुकी है कि रेलवे को रिस्ट्रक्चर करो। अभी क्या करेंगे, कुछ बोला नहीं। चीज है जिससे शायद उम्मीद बनती है कि वो रेलवे की 3 कंपनियों का नाम गिनाया है, उनका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, वहां से रिसोर्स आएगा। उससे रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे हाँ फाइनेंस मिनिस्टर को फर्क पड़ेगा, रेलवे की कोई फर्क नहीं आने वाला। लेकिन नीलेश भाई ये बताएं कि इस बजट में क्या सबसे बढ़िया बात यही कि फिस्कल डिसिप्लिन, जो वित्तीय घाटे को लेकर सबसे बड़ी बात थी, वो वित्त मंत्री ने एकदम ट्रैक पर रखा है? डेफिनेटली मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि
फाइनेंस मिनिस्टर ने एस्केप क्लॉज अपनाया FRBM कमीशन का, लेकिन साथ साथ उन्होंने 3% टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए रोल ओवर कर दिया। तो जब हम GST और डीमोनेटाइजेशन जैसे दो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय से गुजर रहे हैं, तो 3.2% फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा, डेट मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो। जो ग्रॉस बोरोइंग नंबर दिया है 5.8 लाख करोड़ एंड नेट बोरोइंग नंबर दिया है 3.48 लाख करोड़, वो भी डेट मार्केट के लिए रीजनेबल है। RBI को इससे एक मौका मिलेगा 8 फरवरी को रेट काटने का। तो ये जो वित्तीय घाटे को कंट्रोल रखा है वो बहुत अच्छी चीज है। और एक महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने कही है कि 2023 तक हम डेट टू GDP रेशो 60% के आसपास लेके आएंगे, फ्रॉम करंट 68%, 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू GDP एंड 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू GDP। आई थिंक दिस आर रियली गुड टारगेट्स फॉर लॉन्ग टर्म। ये एंकर करके रखेंगे एंड हो सकता है कि जो रेटिंग एजेंसीज कुछ मूडी होती है, कुछ के स्टैंडर्ड्स पुअर होते हैं, वो शायद ये सब सुनने के बाद हमारा रेटिंग अपग्रेड कर दें। बिल्कुल, रेटिंग अपग्रेड की संभावना इस बजट के बाद बढ़ती है और नेट बोरिंग का आंकड़ा काफी बेहतरीन आया। तो बॉन्ड मार्केट के लिए, डेट मार्केट के लिए, फिक्स इनकम में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ इस बजट में, उस पर भी मैं आपसे एक राय लूंगा। लेकिन उससे पहले शरद कोहली साहब, जिस तरह की इनकम टैक्स की लिमिट सिर्फ नीचे वाली स्लैब में कम की है 10 से 5%, ये वाकई में इरादा है राहत देने का या फिर चुनाव को देखते हुए काम हुआ है सारा? चुनाव को या ये ऐसा कि वो लोग जो टैक्स अभी नहीं दे रहे हैं उन्हें एक सस्ता रेट दिखा के अट्रैक्ट करो, नेट में लाओ, एक बार अंदर आ जाए। और इधर जो 50 लाख से 1 करोड़ वाले हैं उनके ऊपर और थोड़ा शिकंजा कस दिया है, सरचार्ज बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कहते हैं ना, हिटिंग द नेल ऑन द हेड। वो ये है कि जो नए करदाता आने वाले हैं उनके लिए ये राहत देने का कि आप जब उनको लुभावना दी जा रही है कि आपको लुभाया, आप आइए, सिर्फ 5% टैक्स आप देंगे, एक दफे आप आ तो जाइए, आ गए और जब आप 50 लाख पहुंचेंगे तो फिर उसकी बात बाद में करेंगे, वो बहुत टैक्स पहुंच जाएगा। मैं सबसे बड़ा टेक जो इस बजट का लूंगा, आलोक जी और अनिल जी, वो सबसे बड़ा टेक है जो 3 लाख रुपए का कैश एक्सपेंडिचर पे रोक लगा दी है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये प्रॉपर्टी मार्केट को, ज्वेलरी मार्केट को, जो भी व्यापार कैश पे चलते थे, मैं अभी काले सफेद की तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ कैश पे जो चलते थे उन पे ये सीधी मार पड़ने वाली है। कैशलेस इकोनॉमी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसी डायरेक्शन में एक 40A3 सेक्शन जो इनकम टैक्स में होता है, जिसमें आपको 20,000 रुपए से कैश एक्सपेंडिचर आप करते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाता है, उसको 10,000 कर दिया गया है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कैश को डिस्करेज करने की पूरी मुहिम सरकार ने चलाई हुई है। बाकी जहां तक 5% की आपने बात करी, जी हाँ बिल्कुल, जब आप नया टैक्स देना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए क्या होता है। ये एक आई वॉश, जिसको मैं कहता हूं कर की राहत, आई वॉश के रूप में दी गई है। उसके अलावा देखिए 80C की उम्मीद की जा रही थी और 80C को कतई 1.5 लाख की लिमिट को बार बार कहा जा रहा था बढ़ाइए, उसको नहीं छेड़ा गया है। दूसरी एक बात और जो हमने देखी इसमें कि सर्विस टैक्स और एक्साइज को, सर्विस टैक्स की हम सुबह ही बात कर रहे थे कि सर्विस टैक्स को शायद बढ़ाया जाएगा, तो बड़ा रैशनली चल के उसको नहीं बढ़ाया गया है। GST के इंतजार में बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्स की छूटों पर और प्रावधानों पर झटका भी दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं घटाकर। अब सरकार के पास सिर्फ 1 साल बचा है, अगला साल, जिसमें उन्हें 5% कॉर्पोरेट टैक्स घटाना है, अगर वित्त मंत्री अपने वादे पर बने रहते हैं तो। लेकिन कुल मिलाकर बाजार को ये बजट पसंद आ रहा है। देखिए, ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स और निफ्टी, 85 अंक मजबूत है, सेंचुरी मारने के मूड में, पूरी की पूरी तेजी की लीडरशिप जो हम सुबह से आपसे कह रहे हैं कि देखिए तेजी होगी तो बैंकिंग शेयरों में होगी, लीडरशिप आएगी तो बैंक से आएगी। आप देखिए 400 अंकों का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है, 2% की शानदार मजबूती। तो नीलेश भाई, क्या बाजार का अब ऊपर जाना तय है? जो 1-2 दिनों के लिए डर लगा बजट से पहले, फिर से वही ट्रैक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस बजट से रुकेगी नहीं ना रफ्तार? बजट की तरफ से बाजार के ऊपर अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, कंज्यूमर की जेब में पैसा रखा गया है, चाहे थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, बट पैसा रखा गया है। तीसरा जो बजट में बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर 25% से बढ़ाया है। मार्केट की उम्मीद 17-18% के आसपास थी। अब ऑब्वियसली ये तो एक टारगेट है, एक्सपेंडिचर स्पेंड भी होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, बट ये 25% ग्रोथ ऑब्वियसली एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट को फ्रंट फुट पे लाके देती है। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखी जाए तो
और बहुत सारी इवेंट है जिसे मार्केट को झेलना है। ट्रंप साहब क्या करते हैं, उनकी ट्रम्पेट कहाँ पे बजती है वो हमें देखना है। आरबीआई रेट काटता है नहीं काटता है वो देखना है। यूपी में इलेक्शन किस तरह से रिजल्ट देते हैं वो देखना है। तो ग्लोबली और लोकली इवेंट्स तो आती ही रहेगी, बट बजट की तरफ से मार्केट को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल सेक्टर और कंपनीज में भले ही कुछ यहाँ से वहां हो, बट ओवरऑल मार्केट को बजट जमेगा। और जी फिक्की की पूर्व प्रेसिडेंट नैलालाल किदवई हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनके पास चलें, इससे पहले वेणु से मैं एक पॉलिटिकल टेक लेना चाहता हूं। अगर आप देखें इस बजट का पॉलिटिकल मैसेज क्या है? देखिए, दो चीजें। पहले एक्सपेक्टेशन बड़ी ये बिल्ड हुई थी कि ये सरकार डिमोनेटाइजेशन के बैकड्रॉप में गरीबों को, किसानों को, इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयड जिन्होंने नौकरियां खोई हैं उनके लिए कुछ इनकम ट्रांसफर करेगा। वो एक्सपेक्टेशन इसमें फुलफिल नहीं हुआ है। चर्चा भी नहीं हुई उसकी चर्चा भी नहीं हुई उसकी। तो ये मुझे पॉलिटिकली कैसा लिया जाएगा, अब मेरा मानना है कि ऑपोजिशन पार्टीज अब यूपी में बोलना शुरू कर देंगी आपको कुछ मिला नहीं। हालांकि इन्होंने जो 2.5 लाख और 5 लाख जो सालाना इनकम वाले उनके लिए किया है, मगर मेरा मानना है कि अगर पॉलिटिकली आप देखें वो केवल पूरे पॉपुलेशन का 2% है। और जो ज्यादातर जिनको मार पड़ी है वो टैक्स के दायरे से बाहर है। वो किस तरह लेते हैं वो देखना पड़ेगा। अभी उनके लिए थोड़ा दूरदर्शी, थोड़े आगे जाके हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। किसानों के लिए कहा है कि, मगर जैसे मोदी जी का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम था हर खेत को पानी, तो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज आपको अभी साफ साफ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है शायद इलेक्शंस पढ़ने के बाद करेंगे। और अब हम फिक्की चलते हैं। अनिल जी, बिल्कुल। फिक्की की पूर्व प्रेसिडेंट नैलालाल किदवई हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रही है। नैना जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला रिएक्शन आपसे बजट पर लेना चाहता हूं। क्या इंडस्ट्री इस बजट को देखकर खुश होंगी? बिल्कुल जी, आप देखें तो ये बजट में काफी जो डायरेक्शन है वो एक्सपेक्टेशंस पर ही आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ट्रांसपोर्टेशन में, अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि हम देखें कि हमारी जो इकोनॉमी में ग्रोथ की ज़रूरत है ये इसी तरीक़ा से आ सकती है। सो यहाँ तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा तो ये है कि एक्सपेक्टेशन ये भी था कि इनकम टैक्स में कुछ घटे, और वो भी एक्सपेक्टेशन शायद पूरी नहीं की गई है पर डायरेक्शन तो सेट की गई है। तो यहाँ भी फायदा इकॉनमी पर आएगी, क्योंकि जो कंजम्पशन की जो हाथ में आ सकती है उससे भी फायदा आएगी। एग्रीकल्चर पर भी जो फोकस आएगी उससे भी शायद फार्मर को जो फोकस आता है, जो उनके हाथ में पैसे आए, वो भी कंजम्पशन का जो बेनिफिट इकोनॉमी के ग्रोथ में आए वो उससे भी बेनिफिट जरूर होगी। और आप देखें तो बजट काफी ब्रेव है। जो पहली बार हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग की तरफ कुछ मेजर्स आ रहे हैं, और काफी क्रिएटिव मेजर्स, जो ये बेयरर बॉन्ड की तरह जो ये बॉन्ड्स की बात की गई है। तो यहाँ भी हमें जो ये एंटी ब्लैक मनी के जो स्टेप्स लिए हैं उसका फायदा अब आगे जाकर आ सकता है। सो आई थिंक देयरफॉर एन एक्सीलेंट बजट, इट हैज टैकल्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और इसकी फायदा तो हम इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ देख सकते हैं। ये 3.2% जो फिस्कल डिफिसिट में आया है, शायद कोई इकोनॉमिस्ट और क्रेडिट एजेंसीज इतने खुश नहीं होंगे, पर शुरू से ही हमारी तो यही आस थी कि हाँ 3% पर फिक्स नहीं हो, ग्रोथ वापस लाएं, कुछ लीवे देख लें, और 3.2% जो हम देख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और ठीक ही स्टेप लिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। चलिए, तो आप फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े से खुश हैं, लेकिन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए क्या बजट में आपको वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी जरूरत इंडस्ट्री को है? और साथ ही ये भी पूछना चाहता हूँ, 10 में से आप इस बजट को कितने मार्क्स देंगे? ये मार्क्स तो इस पर तो हम इस चक्कर में ना पढ़ना चाह रहे हैं, और डिटेल भी पढ़ना है, पर जरूर हाई मार्क्स देंगे। क्योंकि आप देखें तो उन्होंने जहां तक फोकस देना था ग्रोथ पर, फोकस है। एमएसएमई सेक्टर में जिन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन से काफी मुश्किल में पड़े हैं, वहां भी फोकस जो दिया है ये बिल्कुल ठीक है। बहुत जो और तब
और भी आप देखें तो जो प्राइवेटाइजेशन एंड जो स्टेक होल्डर जो गवर्नमेंट होल्ड कर रहे हैं उसका भी अब टारगेट्स काफ़ी अग्रेसिव दिख रहे हैं। पर जो हम इस पैसे को ले आए हमारे एक्सचेकर में और फिर ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड कर सके, तो ये तो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन है। एग्जीक्यूशन में तो अब चैलेंजेस जरूर होंगे, पर जहां तक ये अनाउंस भी कर दिए हैं कि जो रेलवेज के सब्सिडरीज हैं कि इनकी आईपीओज होंगी, ये पैसे गवर्नमेंट के हाथ में आएंगे, रेलवेज के हाथ में आएंगे, ये स्टेप्स बिल्कुल ठीक स्टेप्स हमें दिख रहे हैं। शुक्रिया नैना जी आपका हमारे लिए बजट पर तुरंत अपना रिएक्शन देने के लिए। नीलेश भाई, दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए राय दीजिए। एक तो वो जो इक्विटी वाले हैं और दूसरे जो फिक्स इनकम डेट वाले हैं। डेट वालों को क्या पॉलिसी आने वाली है, क्योंकि 8 तारीख को उससे पहले अब आज ही पैसा लगा लेना चाहिए बजट देखने के बाद, और काफी लोग बजट का इंतजार कर रहे थे कि 800 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी हो गई निफ्टी में, अब बजट देख के ही पैसा लगाएं, तो बजट भी दिख गया, अभी लगा लेना चाहिए। इक्विटी के लिए तो आंसर एकदम सिंपल है कि कभी भी एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि बॉल अगर हाफ फॉली हो तो ही छक्का मारे, हो सकता है एक ओवर में 6 हाफ फॉली भी आपको मिल सकती है, कभी कभी युवराज सिंह जैसा माहौल भी पैदा होता है। बिल्कुल, तो ये मार्केट है, हाफ फॉली तो कभी भी आ सकती है, तो सारा पैसा कभी भी एक साथ मत लगाइए एंड ट्राई टू स्प्रेड इट ओवर एटलीस्ट 6 मंथ्स, बिकॉज यहाँ से आने वाले 6 महीनों में काफी इवेंट है जो मार्केट को वॉलेटाइल करके रखेंगे। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, यूएस फेड की आज शाम को ही मीटिंग मिनट्स अनाउंस होगी, यूपी के इलेक्शन रिजल्ट्स है, ट्रंप की पॉलिसीज का भी हमारी मार्केट पे इम्पैक्ट होगा। तो कम से कम 6 महीने के लिए अपने पैसे को स्प्लिट करके लगाइए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा नहीं कहेंगे। नहीं, ये हाफ फॉली अच्छी है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी के 5 बॉल भी हाफ फॉली नहीं आएंगे। लेकिन फिक्स इनकम डेट में, फिक्स्ड इनकम में अनिल भाई अगर आप देखें तो 10 ईयर यील्ड 6.4 के आसपास थी। जब फिस्कल डेफिसिट अनाउंस हुई तो 2 बेसिस पॉइंट नीचे गिरी और फिर वापस ऊपर आ गई है। तो मेरे हिसाब से बॉन्ड मार्केट की रुख तय होगी बेस्ड ऑन आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी। बट मेरे हिसाब से अगर आपको ड्यूरेशन फंड में निवेश करना है तो मौका अच्छा है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब आरबीआई के पास रेट कट की गुंजाइश बड़ी है और बैंकों के पास लिक्विडिटी भी काफी है, तो लिक्विडिटी और रेट कट की गुंजाइश ये दोनों मिला के यहाँ से 10 ईयर यील्ड को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि अमेरिका, ट्रंप ने जो प्रॉमिस किया कॉर्पोरेट टैक्स 20% तक गिरा देंगे, तो कई लोग फंड मैनेजर भी लोग बोल रहे थे कि इंडिया को भी कुछ एक कम्पिटेटिव एनवायरमेंट में गिराना पड़ेगा कॉर्पोरेट टैक्स। मेरे ख्याल कंपनियों को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा इससे। एक सेकंड आपको रोकना पड़ेगा। वहां प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ गई हैं सीआईआई के आवाज बजट सेंटर से, और उनके साथ हैं 3 कॉर्पोरेट्स। प्रियंका जी, आलोक जी, मेरे साथ यहाँ पे कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज नाम है जो इस बजट को लेकर क्या महसूस करते हैं, सीधा उनसे ही पूछते हैं। मेरे साथ सीपी शर्मा जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज के, राहुल मुंजाल, मैनेजिंग डायरेक्टर हीरो फ्यूचर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के, और मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रिहान जो सीआई के हेल्थ काउंसिल के भी चेयरपर्सन है। आप तीनों का सबसे पहला टेक, रेल बजट को आप कीनली वॉच कर रहे थे, शर्मा जी, कैसा लग रहा है आपको जो बजट में रेलवेज को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं? देखिए, ये रेल बजट नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्ट बजट है। सुरेश प्रभु जी जो रेल मंत्री हैं वो हिस्ट्री में चले गए, उन्होंने पिछला रेल बजट पास किया था, प्रेजेंट किया था, और पहली बार जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने रेलवे का सेक्टर में उन्होंने बजट पेश किया। लेकिन ये रेलवे बजट नहीं है, एक ट्रांसपोर्ट बजट है। उन्होंने रेल, रोड और रिवर को और एविएशन को मिला दिया और एक अच्छा बजट पेश किया है। सेफ्टी के ऊपर काफी ध्यान दिया गया है। मेट्रो रेल को भी उन्होंने इस बीच में ले लिया, एक मेट्रो रेल एक्ट बन गया है और मेट्रो रेल पॉलिसी बन गई है, जो सबको मिला के अब उन्होंने कंपटीशन खत्म कर दिया। पहले जो रोड के साथ रेल का कंपटीशन होता था, ये सारे जो सेक्टर में बहुत जरूरी है। आपने जो समराइज किया ट्रांसपोर्ट बजट है, रेल बजट नहीं। राहुल मुंजाल, आपकी नजर में ये बजट, आपका पहला रिएक्शन? ये बजट मैं सोचता हूँ विजनरी बजट है। हमने कॉर्पोरेट इंडिया ने बार बार बोला है बजट को नॉन इवेंट बनाइए और पूरे साल में आप अपने प्लान्स लाइए। तो अब जब पूरे साल में प्लान्स आ रहे हैं तो हम बजट के दिन वेट कर रहे हैं कि आज क्या अनाउंसमेंट होगी। आज हमने ऐसी अनाउंसमेंट देखी है
जो पूरे साल में ऑलरेडी हो गई हैं, जिनका ऑलरेडी जिक्र किया गया है पहले, तो वो फिर से कंसोलिडेट करके फिर से एक अम्ब्रेला में अच्छी तरह हमें दिखाई गई है। What NREGA is, so no, we were expecting some fireworks. We got a bit of a damp squib. So what about demonetization? Just give some numbers. और बाजार इस बीच देखिए उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करता दिख रहा है। 225 अंकों का उछाल। हालांकि अब भी सेंसेक्स में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं निफ्टी पर आपको, पिछले हफ्ते 2 बार निफ्टी ने 8,660 और 8,661 के हाई बनाए और आज का है ये 8,658, यानी कि 8,650 के ऊपर निफ्टी को टिकने में मुश्किल आ रही है। ऊपरी स्तरों से 40 पॉइंट हल्का हुआ है। एक दो बड़ी चीजें जो इस बजट में नहीं हुई, उसमें एक तो ये कि सर्विस टैक्स बढ़ने की आशंका थी, वो हुआ नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स घटना लगभग तय था, वो हुआ नहीं। लेकिन एक और सेक्टर जिस पर शायद इस बजट का नेगेटिव असर पड़े वो है जेम्स और ज्वेलरी शेयर, और कुछ शेयर मेरी स्क्रीन पर यहां पर कमजोर भी दिख रहे हैं, मसलन पीसी ज्वेलर्स। देखिए 2 चीजें हुई हैं। पहला तो ये गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में कोई कमी नहीं की गई, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अब स्मगलिंग रोकने के लिए कर लेना जरूरी है। और दूसरा ये कि 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन ही नहीं होंगे, ये एक बड़ी खबर है। पहले पैन कार्ड की बात थी, लेकिन अब तो ट्रांजैक्शन ही 3 लाख रुपए से ज्यादा के नहीं हो सकते। तो इन कंपनी के लिए तो ये नीलेश भाई, जिन सेक्टर्स में जो पैसा जाता था कैश का, वहां पर लगाम कसने की पूरी तैयारी से ऐसे समझा जाए, देखा जाए। मतलब मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ इस चीज के ऊपर। ये ज्वेलर्स लोग जुगाड़ कर लेंगे। अच्छा, आपका 10 लाख का बिल भी 2.5 लाख के 4 कंपार्टमेंट में करके देते हैं। इसमें ये देखना पड़ेगा कि वो साल में 3 लाख है या एक सिंगल ट्रांजैक्शन 3 लाख है, ये देखना पड़ेगा। जुगाड़ में हमारे जो टैक्स के ड्राफ्टर है वो ज्यादा स्मार्ट है या ज्वेलर ज्यादा स्मार्ट है, वो देखना पड़ेगा। अब तक तो ज्वेलर ज्यादा स्मार्ट निकले अब तक तो मतलब जिस तरह से टैक्स कंप्लायंस है। ये पूछना चाहता था नीलेश भाई आपसे भी और ओसवाल जी से भी कि बहुत सी चीजें उन्होंने एनेक्शियर्स का नाम ले दिया है, अब वो क्या फाइन प्रिंट्स हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं, जो अभी तक समझ में नहीं आया? लोग भाई देखनी तो सारी फाइन प्रिंट्स पड़ेगी, बिकॉज हर क्षेत्र की स्टॉक्स के ऊपर या सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आ सकती है। बट जो मोटा मोटा दिख रहा है ये नंबर्स के ऊपर से, सो एक है कि टैक्स कंप्लायंस के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा है। डेटा एनालिटिक्स का फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ने बजट में 2-3 बार बातें की। तो अगर टैक्स नेट बढ़ती है तो ऊपर में ही पैसा आ जाएगा, फिर नीचे के साइड पे आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड उसके बाद भी आपकी डेफिसिट कंट्रोल में रहेगी। तो इस बजट में जिस तरह से उन्होंने टैक्स नेट के ऊपर फोकस किया वो बहुत अच्छा लगा है। दूसरा मतलब एक कोशिश की गई है कि एफआईआई को रीअश्योरेंस किया जाए, जैसे ओसवाल जी ने बताया कि वो एक इनडायरेक्ट ट्रांसफर के ऊपर काफी दर्द हुआ था एफआईआई को, वो सेटल कर दिया। दूसरा एक विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर जो एग्जाम्पशन जून 17 में खत्म हो रहा था उसको 3 साल के लिए लंबा कर दिया। तो ये जो डेट एफआईआई का आउटफ्लो था उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकती है। तो मेरे हिसाब से इस बजट में इन्वेस्टर को भी अश्योरेंस किया गया है, कंज्यूमर को भी खुश किया गया है, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है जैसे डिजिटल पुश को धक्का करे या आपकी टैक्स कंप्लायंस बढ़ाए, तो उन्होंने बातें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी की है। अब फाइन प्रिंट्स में देखना है कि किस तरह से स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। और अब हम चलते हैं मोतीलाल ओसवाल हेडक्वार्टर्स, जहां हमारा दूसरा स्टूडियो है। हर्षदा वहां बैठी हैं रामदेव अग्रवाल जी के साथ। मोतीलाल ओसवाल हेडक्वार्टर्स, जहां हमारा दूसरा स्टूडियो है। हर्षदा वहां बैठी हैं रामदेव अग्रवाल जी के साथ। जी, आप कह सकते हैं ये एक आम आदमी का बजट है, क्योंकि जैसे आप लोग भी चर्चा कर रहे थे, रिटेल निवेशक को खुश किया गया है, कंज्यूमर को खुश किया गया है। रामदेव जी, संतुष्ट हैं इस बजट से या खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूं कि इसमें कोई भी बहुत बड़ा प्रपोजल नहीं है, काफी स्टेबलाइज्ड काइंड ऑफ स्टेटस को बजट है। और एक दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि होने वाली है। एक तो निगेटिव साइड में कॉर्पोरेट टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, एक्चुअली लॉन्ग टर्म्स आने के बदले में वो रियल एस्टेट में 3 के बदले में 2 साल कर दिया। तो ऑन द होल पूरा का पूरा टैक्सेशन साइड जो है ब्लैंक हो गया, तो उसके कारण से बहुत बड़ा रिलीफ है। सेकेंड, हम सोच रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा रिकैपिटलाइजेशन के लिए थोड़ा अग्रेसिव स्टांस आएगा, तो वो तो नहीं दिख रहा है 10,000 करोड़ एंड एडिशनल इफ इट इज रिक्वायर्ड। सो वो एक लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट अदरवाइज आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट बजट्स इन रिसेंट टाइम्स। जो स्पेसिफिक्स जो खुश करती हैं आपको, क्या ये अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना वो एक पॉजिटिव है, या फिर द वेरी फैक्ट की कंजम्पशन को ड्राइव करने की कोशिश? सरकार का काम है टैक्स कलेक्ट करना अच्छे से,
लास्ट करंट ईयर 16-17 डिस्पाइट डिमोनेटाइजेशन 17% उसका रेवेन्यू ऊपर है, टैक्स कलेक्शन अच्छा है और इतना अच्छा डेटा एनालिटिक्स उन्होंने किया है और सरकार की पूरी फोकस है कि जितने टैक्स एवेडर्स हैं उनको अच्छे से राउंड अप किया जाए। तो यदि वो एक काम कर लें तो अगले साल 17 के ऊपर मान लो 18-19% टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए तो फिर पैसे पैसे हो जाएंगे सरकार के पास, फिस्कल डेफिसिट भी ठीक हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी नीचे हो जाएगा, मतलब काफी कुछ हो सकता है। तो ये एक अच्छा माहौल खड़ा हुआ है और सब डिजिटाइजेशन के ऊपर कि भाई आप बड़े पेमेंट्स आप कैश में नहीं कर सकते, सो उससे राउंडिंग अप हो रहा बहुत जोर से। जो सरकार कह रही है, फिर वित्त मंत्री ने कहा है कि आम आदमी के बारे में फोकस किया गया है, फार्मर्स की इनकम अगले 5 सालों में 2 गुना करने की बात की गई है, यूथ को इन्विगरेट किया जाए, उनमें एनर्जी डाली जाए, नई जॉब्स की बात हो रही है, लेकिन खास बात जो इन्होंने इनकम टैक्स में रियायत दी है, जो स्लैब चेंज किया 10% से 15% की जो राहत मिली है, क्या वो कंजम्पशन डिमांड को पूरी तरह से ड्राइव करेगी जो नोटबंदी के बाद थमसी गई थी? ये जो आप इसकी बात करें जो पर्सनल टैक्सेस नीचे है, कंजम्पशन डिमांड वापस लौटेगी? 12-12,500 रुपए का अंतर पड़ेगा जी। जो 2.5 से 5 लाख रुपए इनकम वाले हैं, लेकिन जो ज्यादा 15 लाख के ऊपर वाले हैं उनसे वो ले भी गए सरचार्ज लगा के। सो बेसिकली जो अप टू 15 लाख वाले हैं उनको ही 12,500 रुपये मिलेगा। तो क्लियरली कुछ तो अंतर पड़ेगा, मतलब 12,000 रुपया सबके हाथ में एक्स्ट्रा आएगा अप टू 15 लाख वालों के ऊपर। तो ये अच्छा है, बट मतलब मेरे को लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा है। एक्चुअल है कि आपका गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन में बूम है क्या? इस साल जो 17% है वो 20% हो सकता है अगले साल, क्योंकि 20% टैक्स रेवेन्यू आया, फिर सब इक्वेशन बदल जाते हैं। क्या वही ड्राइविंग फैक्टर रहेगा अब इस सरकार का आगे? मेरे को लगता है सब तरह से टैक्स एवेडर इज द सेंटर पीस। डिमोनेटाइजेशन भी किया उन्होंने और डिमोनेटाइजेशन के बाद जो अभी जो उनके मेजर्स आएंगे उससे जो डेटा मिला है और जो राउंड अप कर रहे हैं वो मेरे को लगता है कि दैट इज द सेंटर पीस ऑफ दिस बजट। रामदेव जी, अब सब लोग ये भी जानना चाहेंगे, अब बाजार ने आज तो थम्स अप दे दिया है, यहाँ से किस तरह की थीम्स, कौन से सेक्टर्स को आपको लग रहा है आइडेंटिफाई किया जाए जहां पर शायद मौके रहेंगे तेजी के, खरीदारी के, बेहतर अर्निंग्स के? देखिए यहाँ जो निवेश का जो बात होता है 3 से 5 साल की बात होती है, उसमें 1 बजट 2 बजट से कुछ नहीं होता है। आपको कौन से बिजनेसेस में बहुत लंबे समय के लिए फेवरेबल टेलविंड्स हैं, जैसे आप देखिए फेवरेबल बिजनेस विंड्स है, जैसे आप हाउसिंग देख लीजिए, पूरा का पूरा मॉर्गेज, हाउसिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट एनबीएफसी, अब पीएसयू बैंक से कोई रिलीफ नहीं है। तो क्लियरली जो 5-7 साल से जो ट्रेंड चल रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग और एनबीएफसी का, वो बूम चलेगा और बहुत बढ़ेगा ये। सो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट बनता है जो करीब 40 से 50% आजकल पोर्टफोलियो में प्राइवेट सेक्टर banking systems होता है। So I think that will get a further boost very clearly. So you have to find the companies which are going to be benefited significantly out of that. Second, अभी global economy is also coming back. जो उसके कारण से क्या है कि जो कई कंपनीज जो है they will be benefited out of their exports becoming stronger. Third, आपका जो because of Trump and all, I think some sector जैसे आपके सॉफ्टवेयर हो रहे हैं थोड़ा सा हेडविंडेड हो रहे हैं। फार्मा मेरे को लगता है कि उसमें कुछ उतना अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लियरली सॉफ्टवेयर इज हेडविंडेड, सो वी हैव टू सी व्हाट इज टू बी डन ओवर देयर। तो ऐसे कंपनी बाय कंपनी आपको, जैसे देखिए आप मारुति कितना अच्छा नंबर आया, अभी यहाँ से आप कल सवेरे से सब ऑटोमोटिव नंबर की बात चालू हो जाएगी, सब बजट भूल जाएंगे। तो क्या कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस है, कहाँ कहाँ ग्रोथ आ रहा है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। चलिए, तो बजट के आगे भी ध्यान दिया जाएगा, परफॉर्मेंस वाली कंपनियों पर जोर दिया जाएगा, लेकिन जैसे रामदेव जी कह रहे हैं आलोक और अनिल की स्पेसिफिकली निजी बैंक, हाउसिंग, ये 2 क्षेत्र रह सकते हैं जहां पर काफी बढ़िया इम्पैक्ट दिखाई देगा बजट का। बिल्कुल हर्षदा, और रामदेव सर के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है और उन्हें उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनके लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ हुआ है। सबसे बढ़िया बात जो है इस बजट में, जो रामदेव सर भी कह रहे थे कि वो सब कुछ नहीं हुआ जिसका डर था। किस का डर था? फार्म लोन वेवर अगर किसी भी तरह से आ जाए तो ये मुश्किल वाला मामला होगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के साथ छेड़छाड़ वो नहीं हुई। सर्विस टैक्स बढ़ना लगभग तय था, वो नहीं हुआ। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम यानी कि पैसा बांटना सरकार की तरफ से, वो नहीं हुआ। तो 4 बड़े वो हादसे वो हो सकते थे जो नहीं हुए। ये बाजार को पसंद आ रहा है, बाजार को बहुत कुछ पसंद आ रहा है। क्या कुछ आपके लिए मौके दे रहा है बाजार?
इस बीच बाजार को पसंद आता है। बिल्कुल यही बात है, पॉलिटिक्स तो पसंद नहीं आता। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया जिससे कि वोटर्स नाराज हो, खासतौर से यूपी, पंजाब या फिर गोवा के। ऐसा भी कुछ भी नहीं है इस बजट में। तो बजट ऐसा लग रहा है कि सब लोगों को बराबर बैलेंस करके खुश करने की कोशिश करता हूं। एक ब्रेक का वक्त है, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है, कुछ और वॉइसेस आपके लिए लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद। ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और 85 अंकों की शानदार मजबूती निफ्टी में बनती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी देखिए 2.2% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमी पर गहरी पकड़ रखते हैं नीलेश भाई आप तो, और ये तमाम मुद्दे जिस पर आप खुलकर आए देते हैं। इस बजट में जो लोग पैसा उधार लेकर देने की नीयत नहीं रखते हैं उस पर वित्त मंत्री जी की कड़ी नजर है। बहुत कड़ी नजर है। एक हमने बहुत पहले रूल बनाया था कि अगर आपका चेक बाउंस होता है तो कुछ प्रोसेस के बाद आप जेल में जाएंगे। उस कानून के तहत मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जेल में गए हैं और हमने इतने सारे लूप होल्स उसमें निकाल दिए कि उम्मीद बहुत ही कम है कि कोई शायद ही जेल में जाएगा। 15-20 साल का काम हो जाता है। जैसे आपने सेक्शन 138 लगाया गया, उसके बाद तो जिसको पैसा देना होता है वो देता ही नहीं। प्रिसाइजली। तो अब ये जो अमेंडमेंट वो लेके आ रहे हैं, अगर वो सही तरीके से ड्राफ्ट करे और अगर हमारी जुडिशियल सिस्टम उसे डिलीवर करे तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एक इकोनॉमी, ग्रोथ, बिजनेस, ये सारी चीजों के लिए रूल ऑफ लॉ होना बहुत जरूरी है। तो ये 138(1) की अमेंडमेंट करेंगे या भगोड़ों की यहाँ की जो प्रॉपर्टीज उसको आप कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मतलब आपको एनकरेजमेंट देता है रूल ऑफ लॉ के लिए। एक और महत्वपूर्ण चीज जो बजट में हुई है कि जो इलीगल डिपॉजिट लोग पब्लिक से एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज वो कहीं सेबी आरबीआई के बीच में गिर जाता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वापस अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। एंड जब हम देश के इंटीरियर पार्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि कई लोगों ने अपना पैसा ये इलीगल स्कीम्स में, चाहे चिट हो, निधि हो या कुछ भी नाम हो, पॉन्सी स्कीम हो, उसमें खोया है। कई बार हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने उस प्रॉमिस्ड निधि फंड से अच्छा रिटर्न दिया है उसमें लोग पैसा कम लगाते हैं बट वहां पे लगा देते हैं। तो ये अगर हम कर्ब कर पाए तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छा होगा। इसका दोहरा फायदा होगा, एक तो लोग वहां से बचेंगे और दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा आएगा। नीलेश भाई जाते जाते आप ये बता जाइए कि इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरे हिसाब से मैं उसको 8 मार्क दूंगा। जो 2 मार्क काटे हैं वो एक की पीएसयू बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के लिए सिर्फ 10,000 करोड़ प्रोवाइड किए हैं, मेरे हिसाब से वो कम है। जबकि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बजट की शुरुआत में किया कि बैंकों के पास पैसा है और वो लेंड करेंगे और वहां से ग्रोथ होगा। तो बैंक्स को लेंड करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो और पैसा भी दे देंगे, बट मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ से अगर 25,000 करोड़ प्रोवाइड करते तो वो बढ़िया रहता। बजट अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा हो सकता है। और एक ये जो कॉर्पोरेट टैक्स कम नहीं किया उसके नंबर नहीं काट रहे आप? दूसरा जो पॉइंट काटा है वो लिस्टेड मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट के लिए है। आपने 2019 की टारगेट डेट दी है तो उम्मीद थी कि लेकिन मुझे तो इसमें एक उम्मीद की किरण दिख रही है जो मैं ओसवाल साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं एक कंपनी हूँ और मुझे पता है अगर वित्त मंत्री जी अपनी जबान पर टिके रहते हैं तो फिर अगले साल 5% टैक्स काटेंगे, तो मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ इस साल की टैक्स लायबिलिटी को अगले साल में शिफ्ट कर दूं। अब तो मान तो सही रहे लेकिन एक और बात है, मैं इन वित्त मंत्री की ये गारंटी है ये जबान पे टिकेंगे नहीं। ये 100% मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था। चलिए मान लिया आपकी बात, फिर भी चांस लेने में क्या हर्ज है? इसमें एक और बड़ा मुद्दा है। मैं नीलेश ओसवाल साहब से रिस्पॉन्स चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि 5% कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा मगर सारी एग्जेम्पशन विड्रॉ होंगी, और ये सारी एग्जेम्पशन इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सब जगह अभी एग्जेम्पशन जारी है।
तो नीलेश, will they be able to withdraw all these exemptions? I mean, can the at this stage of अभी का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इसमें एग्जेम्पशन विड्रॉ हो पाएंगे कि नहीं? यदि आपको डिजिटल इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट देना हो तो डिजिटल का अलाउंसेस तो देना ही पड़ेगा, आपको उसको सस्ता करना पड़ेगा। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है, अफोर्डेबल हाउसिंग करना है। एक और आंकड़ा देता हूं, इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद कैलकुलेट, अर्थतंत्र को एक नई ताकत देगा, नई मजबूती देगा और विकास को बहुत तेजी देगा। इस बजट में हाईवे भी बने, हाईवे भी बढ़े, दाल के दाम से लेकर डेटा की स्पीड तक, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन से लेकर के सरल इकोनॉमिक निर्माण करने की दिशा में, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, उद्यमी से लेकर के उद्योग तक, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टैक्स रिडक्शन तक, हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है। ये बजट देश के विकास के लिए पिछले 2.5 वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख रहा हूं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है कि रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। इससे अब पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग में मदद मिलेगी। देश में परिवहन से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में रेलवे अब अपना योगदान और बेहतरीन तरीके से कर पाएगी। ये बजट कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में एक विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इस बजट में साफ साफ नजर आती है। इन योजनाओं के लिए आवंटन में भी बहुत बढ़ोतरी की गई है। सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेल सेक्टर के लिए भी आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय डबल करने का इरादा है, 2 गुना करना है। नीतियां एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गई है। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित उन पर केंद्रित किया है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, वाटरशेड डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी लाएंगे और ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। बजट में रोजगार बढ़ाने पर भी भरपूर जोश दिया गया है। नौकरी के लिए नए अवसर पैदा करने वाले सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, उसको विशेष राशि दी गई है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट। तो ये थे प्रधानमंत्री जी जो बधाई देते हुए वित्त मंत्री और पूरी टीम को बेहतरीन बजट पेश करने के लिए। लेकिन
हम चलेंगे दिल्ली, वहां पर लक्ष्मण रॉय है और लक्ष्मण बात कर रहे हैं वित्त मंत्रालय के अधिकारी हसमुख अजय साहब के साथ। सुनते क्या कहना है उसका दायरा शायद सरकार बढ़ाएगी, 80C का दायरा बढ़ाएगी, उसमें या तो लिमिट बढ़ा देगी या फिर देखिए अगर 80C में 2 लाख का मान लो 2.5 लाख कर देती सरकार तो भी 50,000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा वो मिलता। उसके ऊपर अगर आप 20% स्लैब में है तो आपको 10,000 रुपये का फायदा होगा। ये तो 12,000 रुपये का फायदा सबको दिया है विदाउट इन्वेस्टमेंट। नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा अव्यवहारिक नहीं लगता है कि लंबे समय से सालों साल तो मुझे लगता है 1998 चला रहा है कि एजुकेशन अलाउंस कितना मिलेगा, मेडिकल अलाउंस कितना मिलेगा, खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सब अलाउंस अलग देने की जरूरत नहीं है, आप टैक्स रेट को मोडेस्ट कर दीजिए। लोग तो ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको देते, मान लो कि आप कितना 30,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन देते तो 30,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी इनकम में से पहले माइनस हो जाएगा तो उसके ऊपर 10,000 रुपये का टैक्स कम हो जाएगा। 30% स्लैब में आप है तो 30% स्लैब वाले को सिर्फ 10,000 का फायदा हो रहा है और 20% वाले को तो और भी कम फायदा होता है। उसके बदले में यहाँ एक साथ 12,500 का फायदा हर टैक्स पेयर को देना वो सबसे बड़ा डिसीजन है। एक जो सर पिछले बजट में फैसला लिया गया था वो ये था कि अगर आप लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, घर की कीमत 50 लाख रुपए है और होम लोन 35 लाख तक लेते हैं, तब आपको यहाँ पे 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी और उसमें शर्त ये थी कि 31 मार्च 2017 तक ही आपको होम लोन लेना होगा। तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा इस स्कीम या फिर इस स्कीम को खत्म कर रहे हैं? नहीं, जो स्कीम पुरानी है वो तो अभी जहां तक है उसकी लिमिट वो तो रहेगी। नहीं, इसका सनसेट क्लॉज हमें लगता है 31 मार्च जो सनसेट क्लॉज है वो तो लागू होगा, बट उसके सामने होम लोन में तो अब कितनी बड़ी रियायत सरकार ने दे दी है। 31 दिसंबर 2016 को जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है उसके तहत जिसकी आय 12 लाख रुपया पर एनम है या 18 लाख पर एनम है उनको भी 4% की सब्सिडी 12 लाख वाले तक को मिलेगा और 3% वाली जो 18 लाख वाले को, और उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है जिसका पूरा लाभ आप देखेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन का तो 2.5 लाख रुपए का साल लाभ मिलता है एक व्यक्ति को। वो सबसे बड़ा लाभ हाउसिंग लोन वाले को सरकार ने दे दिया है और ये नहीं है कि छोटे लोगों के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग वालों के लिए, ये तो 90 स्क्वायर मीटर एंड 120 स्क्वायर मीटर वाले घर के लिए भी सरकार ने ये रियायत इंटरेस्ट रेट में सरकार ने दिया है। 300 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी फिर से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ओसवाल साहब, आपने कुछ और इस बीच में ढूंढा है, कुछ खास बातें? नहीं, खास बातों में तो कुछ विशेष बात नहीं है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी टैक्स ऑफिसर्स की बनाएंगे, उसके बारे में हमको प्रिंट में देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने तो सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात है कि एक जो सीमाएं रिवाइज रिटर्न करने की, रिटर्न का असेसमेंट करने की इन्होंने जो घटाई है वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन उससे काफी अच्छा करने की जरूरत थी। ठीक बात। एक शरद सर ने इस बीच कुछ ढूंढा है, कुछ भारी भरकम पेनल्टी वाले प्रोविजन ढूंढे सर आपने? देखिए, जब वित्त मंत्री जी ने कहा ना कि मैं एनेक्सेस में देख लीजिएगा तो ऐसा लगता है कि सर्वर पे भरमार लग गई और फाइनेंस बिल कुछ चौकसा हो गया है तो आहिस्ता 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 करके प्रोविजन आ रहे हैं। जो एक चीज ढूंढी है वो है जो 3 लाख रुपए कैश खर्चा करने पे जो लिमिट लगाई गई है उस पे अगर कोई 3 लाख से ऊपर खर्चा करता है तो उतनी ही पेनल्टी उसको भुगतनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ी, मान लीजिए आप 5 लाख कैश देते हैं तो 5 लाख साथ में और देने के लिए तैयार हो जाए। शरद, इसमें सफाई दे दीजिए कि 3 लाख से ऊपर किया तो 3.5 लाख किया तो 50,000 पेनल्टी या 3.5 लाख पेनल्टी? हालांकि ये क्लैरिफाई नहीं किया, पर लॉजिकली जाए तो 3 लाख 10 आपने दिया है तो आप 3 लाख 10 ही पेनल्टी देंगे। लॉजिकली तो यही बैठा है, महंगा पड़ने वाला है। दूसरा, इसमें जो कंपनी 50 MSME को जो बूस्ट दिया गया है, जो 25% किया गया है, तो देखिए हमारे यहाँ पार्टनरशिप्स और LLPs भी होती हैं। अभी हालांकि ये क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर अगर ये कंपनीज को है तो ये एक पार्टनरशिप और LLPs बनाने के लिए डिस्करेजमेंट है। जो लोग LLPs बनाते थे क्या वो अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने लग जाएंगे क्योंकि उनको 25% बेनिफिट मिल रहा है? शरद जी, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये होना ही चाहिए कि जो भी 50 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहा है, जी हाँ, आप LLP हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा। पर अगर ऐसा नहीं है तो सारे LLPs जो हैं वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करने को मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हमारा जो भारतीय करदाताओं का दिमाग है वो कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढता रहता है इधर उधर से निकालने के। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि अब आपने कहा कि साहब जो हमारा 5 लाख से नीचे 5% है, तो जिस व्यक्ति की आमदन 50 जब क्रॉस करेगी, क्या वो ऐसे तरीके ढूंढेगा कि मेरी इनकम किसी तरह 5 लाख से नीचे रहे, या 50 लाख वाले ये कहेंगे हम 50 लाख से नीचे रहे?
तो ये भी एक आशंका जताई जा रही है। आपने थ्रेश होल्ड फिक्स कर दिया है तो उसके नीचे लोग रहने के जुगाड़ ढूंढेंगे, उसमें तरीके तो इस बात के जुगाड़ ढूंढा जाएगा। बहुत साल होंगे, वो तो होंगे लोग स्लैब से नीचे आने के तरीके जी हाँ। मेरे हिसाब से हमने तो फाइन प्रिंट अभी देखा नहीं है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर कहते समय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जिक्र किया था, तो उसमें शायद कंपनियां और फर्म सभी कायदे से सब आना चाहिए और 25% टैक्स सभी को लगे, कायदे से सब आना चाहिए। और वैसे जो जुगाड़ की बात है, कंपनीज को खास करके इंक्लूड किया है, तो इनका कहना सिर्फ कंपनी है, लेकिन हमारे हिसाब से सबको लगेगा। चलिए, जहां तक जुगाड़ की बात है, जुगाड़ तो इस बात का भी पूरा होगा कि जितनी टैक्स लायबिलिटी आप अगले साल शिफ्ट कर सके, क्योंकि 5% टैक्स बड़ी कंपनियों के लिए तो अगले साल घटने की संभावना नहीं भी घटी तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। और सर, कई सालों से तो हमेशा यही होता है कि उदयन सर ने कह दिया बजट अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो खराब है, तो आपका क्या टेक है सर इस पर? देखिए, बजट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जनरली, लेकिन मैं कहूंगा इस बजट उतना खराब नहीं है। अगर थोड़ा कॉर्पोरेट टैक्स में कट हो जाता तो और अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों ये मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस तक ही छोड़ दिया गया है। और अगर वो आ जाता तो ये बजट और भी अच्छा होता स्टॉक मार्केट के हिसाब से। बाकी देखिए, फिस्कल डेफिसिट टारगेट ठीक है, नेट बोरोइंग प्रोग्राम ठीक है, बॉन्ड मार्केट में एक रिलीफ आया हुआ है, ये पॉसिबल भी है कि आरबीआई रेट कट के बारे में सोच सकता है। मैक्रो हिसाब से तो ये मार्केट ठीक लग रहा है, ये बजट मुझे ठीक लग रहा है। रही एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात, जो लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रा पे इतना स्पेंड करेगा, कंजम्पशन को इतना बूस्ट देगा, मेरे ख्याल से ये सब में गवर्नमेंट का रोल बहुत ही एक्सैजरेटेड है। मुझे लगता है गवर्नमेंट वो रोल आजकल प्ले नहीं कर सकता है जो मार्केट गवर्नमेंट इकोनॉमी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दे। देखिए, अब ये छोटा जो टैक्स रिलीफ आया, इसको देके हम बहुत नाच रहे हैं। मैं आपको एक नंबर देता हूं, ये पूरा जो अमाउंट गवर्नमेंट फोर्सेक कर रहा है नेट 13,000 करोड़ है। पिछले बार जो गवर्नमेंट का सैलरी हाइक हुआ था गवर्नमेंट का, वो 70,000 करोड़ का एक बोनांजा था, उसके कंपैरिजन में ये 1/5 है। तो ये कितना बड़ा कंजम्पशन बूस्ट देगा गवर्नमेंट को, ये इकोनॉमी को, तो उसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा ज्यादा स्पेंडिंग हुआ है, वो भी अच्छा होगा ऑन द मार्जिन। तो मेरे ख्याल से ये बजट 80% न्यूट्रल है। रिलीफ जो देख रहे हो आप, वो मेरे ख्याल से कैपिटल गेन्स के बारे में हम बहुत घबराए हुए थे। तो 4 चीजें देख रहा हूँ सर, यूबीआई नहीं आया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं आया, फार्म लोन वेवर नहीं हुआ, सर्विस टैक्स। अगर ये 4 आते तो बजट एकदम से खराब हो जाता। तो वो सर्विस टैक्स और जो कैपिटल गेन्स है, वो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। जो जैसे बोलते हैं कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, वही हुआ है इस बजट में। तो ऑन द मार्जिन मैं कहूंगा ये मार्केट के लिए ठीक है। लेकिन क्या एक हफ्ते के बाद हम ये बजट को बहुत सेलिब्रेट करेंगे और बोलेंगे ये पूरा रुख बदला दिया इकोनॉमी का या मार्केट का? मेरे ख्याल से वैसे टाइप का बजट नहीं है। अभी बजट हो गया, 2 दिन पार्टी होगा, उसके बाद वापस डोनाल्ड ट्रंप, यूपी इलेक्शन, जीएसटी चीजों से मुकाबला। आप जो पार्टी की बात करें सर, वो पार्टी शुरू हो चुकी है। और क्यों कह रहा हूं कि सेंचुरी मार चुका है निफ्टी, सेंसेक्स तो पहले ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है, 400 पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग लेवल है, आपकी स्क्रीन पर निफ्टी लेकर आता हूं मैं, 8,661। और इस तेजी में जो 7,900 से निफ्टी में नॉन स्टॉप तेजी बनी है, उसका ये हाई लेवल है। पिछले बार 2 बार हम पिछले हफ्ते इस हाई लेवल तक पहुंचे, वहां से थोड़ा करेक्शन हुआ, लेकिन आज फिर से उसी लेवल तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो अगर अब थोड़ी देर या फिर आज बाजार इस लेवल के ऊपर क्लोज हो तो फिर आप देख सकते हैं 8,800 9,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। और बैंक निफ्टी की जो लीडरशिप आ रही है 19,900, ये भी बड़ी तेजी से चलता है। तो बैंक निफ्टी के लिए, वैसे बैंकिंग शेयरों के लिए खराब कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है, उसके बावजूद बैंक्स क्यों भाग रहे हैं सर? देखिए, न्यूट्रल है बैंकिंग के लिए। कुछ डरावनी चीज हम सोच के रखे थे कि बैंक फार्म लोन वेवर आ जाएगा, वो सब नहीं आया है। थोड़ा सा जो प्रोविजनिंग के लिए 7.5 से 8.5% जो रिलीफ आया है, मेरे ख्याल से वो थोड़ा बैंक शेयर्स को हेल्प कर सकता है, वो मटेरियल बेनिफिट है। थोड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो बेनिफिट आया हुआ है, वो भी ऑन द मार्जिन हेल्प कर सकता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट देखने के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि सबसे खराब नतीजे खत्म हो गए कॉर्पोरेट बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का 4% ऊपर है खराब शुरुआत के बाद। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपके 100 पॉइंट जो निफ्टी का रैली हुआ है, वो 1.25% का रैली है आज बजट के बाद। आप सारे यूरोपियन मार्केट देख लीजिए, 1% ऊपर है। तो इसमें ग्लोबल कंपोनेंट, सिर्फ इंडिया को आइसोलेशन में मत देखिए, आज ग्लोबल बैकड्रॉप भी बहुत अच्छा है हमारे लिए, और हमारे मार्केट भी 1% ऊपर है। तो नियर टर्म में निफ्टी का अपसाइड है, क्योंकि अभी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे नजर रखिए, क्योंकि दो सेक्टर को तो उसने काफी रुला के रखा है, आईटी और फार्मा, और अभी आगे आने वाले दिन में और किसे ये एक रोड ब्लॉक, एक काफी बड़ा स्पीड ब्रेकर हो सकता है। उधर ये कह रहे हैं कि आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और H1B वीजा पे और तो मार्केट गिर जाता, बजट का। उदयन, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने स्टॉक के लिए बारे में बात कर रहे हैं, सबका पैसा तो बैंकों में आ गया है, अब वो विड्रॉल पे अंकुश आ गया है। 3 लाख के ऊपर नहीं कर सकते हो, 3 लाख से ऑटोमेटिकली 3 लाख से आप ज्यादा तो निकाल करेंगे क्या? तो बैंकों के लिए तो अच्छी बात है, ये तो पैसा उधर ही रहेगा अभी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था उदयन, आप कई सालों से, 10 साल से ज्यादा, 15 साल हो गए, आप बाजार की तरफ से देखते हैं। पिछले 1-2 साल से आप बाजार से दूर रहते हैं बहुत समय, साल में, जब उस तरफ से देखते हैं तो बजट आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, रूरल पे थोड़ा सा मेरे लिटमस टेस्ट ये बजट में कैपिटल गेन्स वेन्स नहीं था, वो 1-2 दिन की बात है। अगर आ जाता तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है। ये बजट का फोकस 100% रूरल और जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को चोट लगा है डीमोनेटाइजेशन से, उसके ऊपर क्या वो लोग खुश हैं आज, उनका पेन थोड़ा कम हुआ है, वो है लिटमस टेस्ट ये बजट का। क्योंकि हमारे उतना चोट नहीं लगा था ना, हम सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, हमारे क्या फर्क पड़ता है, 2-4 दिन एटीएम के सामने लाइन लगा था। अभी हमें देखना पड़ेगा रूरल स्कीम्स को एनालाइज करके, तो यूपी में पता लगेगा। हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग पे स्कीम्स को देख के कि क्या हम अगले कुछ महीने में रूरल एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो चुका है डिमोनेटाइजेशन के बाद। वहीं पे इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होगा ये बजट का इम्पैक्ट, वो हम देखेंगे एनालाइज करके कल, और अगर लगे तो कि ठीक ठाक है तो ये बजट सक्सेसफुल है, बाकी ये कॉस्मेटिक है और 2 दिन के बाद हम भूल जाएंगे। सर जाते जाते बस 30 सेकंड है मेरे पास, कोई 2-3 थीम्स आपको दिख रही है इस बजट से निकल रही हो? सबसे बड़ा थीम है हाउसिंग। क्यों? गवर्नमेंट ने सोच लिया कि मेरे पास जितने पैसे हैं उससे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट का टोटल कैपेक्स स्पेंड जीडीपी की 1.4% है, उसमें आप कितना भी बढ़ा लो तो आप उसमें इम्पैक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अगर अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस कर सकते हो जैसे आपने किया है, तो आप एक मल्टीप्लाइड इफेक्ट के बारे में सोच सकते हो, जॉब्स के बारे में सोच सकते हो। हमें वो स्कीम्स देखने पड़ेंगे कि उसमें से कितना सुधार आ सकता है। बाकी मेरे ख्याल से आज गांव में बहुत बड़ा पार्टी नहीं होगा कि बहुत कुछ गवर्नमेंट ने कर दिया, डीमोनेटाइजेशन का पेन खत्म हो गया, ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे बजट से। तो ये बजट मेरे ख्याल से मार्केट के लिए ठीक है, न्यूट्रल है, लेकिन जो झटका नवंबर में लगा था उसका सुधार का इलाज ये बजट में मेरे ख्याल से उतना नहीं दिख रहा है। अच्छा, मुझे एक बार फटाफट सबसे नंबर्स लेने चुके शरद सर, 10 में से 7.5। ओसवाल साहब, वैसे 10 से 8, 10 में से 8 नहीं आपको भी नहीं छोड़ूंगा सर, आप बताइए। मैं नंबर नहीं वेणु सर। मार्केट के लिए 10 में से 8 और रूरल इनफॉर्मल सेक्टर के लिए 10 में से 3। 10 में से 3 और 8 बहुत बड़ा डिफरेंस। हमें तो 3 ही मिनट दिए, एवरेज कर लीजिए। आप बताइए उन 3 मिनट के लिए कितने नंबर दिए जाए? आपने तो फेल कर दिया। उदयन सर, देखिए, मार्केट के लिए तो बहुत अच्छा बजट है, वो आप 8, 8.5, 9 वो तो बोलने का है, लेकिन ऊपर की तरफ ही रहेगा नंबर मार्केट के लिए, मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत खराब कुछ नहीं है। बाकी इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिए और थोड़ा एनालाइज करूंगा, मेरे ख्याल से 5 के आसपास ही होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ओके, चलिए, और ये आपके सामने हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की राय कि बजट उन्हें किस तरह का लगा, लेकिन बाजार ने अपना वर्डिक्ट एकदम सामने दिया है, और देखिए आप किस तरह से बाजार खुश होता हुआ दिखा है। अब आपके लिए ये सबसे बड़ी चीजें बजट के हाईलाइट होती हुई दिख रही है। इस वक्त इनकम टैक्स स्लैब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है। वक्त है आप सभी से विदा देने का। शरद सर, टीपी ओसवाल साहब, वेणु साहब, और साथ ही साय साहब और उदयन सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बजट की इस खास चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे बजट का पूरा विश्लेषण सीएनबीसी आवाज पर, और साथ ही बाजार पर पूरा फोकस, एक्शन आगे किस तरफ बढ़ेगा, आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किस तरह का बनना चाहिए, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।